Hello student, myself Digeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, Government GHG PG College, बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च यूनिट सेकंड। आज मेरा टॉपिक है टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। प्रकार एवं उद्देश्य किसका? शोध प्ररचना का। तो सबसे पहले हम डिस्कशन कर लेते हैं शोध प्ररचना यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो देखिए संभवतः सभी शोध कार्य के अपने जो है के लिए शोध प्ररचना है ना, जितने भी शोध कार्य उसके लिए रिसर्च डिज़ाइन अत्यंत आवश्यक है, जिसका निर्माण परिकल्पनाओं के आधार पर किया जाता है ना, परिकल्पनाओं के आधार पर निर्माण किया जाता है तथा जो है अनुकूल तथ्यों का अंकलन विश्लेषण, जितने भी अनुकूल तथ्य है उनका संकलन विश्लेषण एवं परीक्षण किया जाता है। चूँकि प्रत्येक शोध का मुख्य लक्ष्य विश्वसनीय एवं प्रामाणिकता परिणाम प्राप्त करना होता है, इसलिए शोध प्ररचना के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, है ना। क्योंकि शोध प्ररचना किस पर आधारित होता है? हमारे परिकल्पनाओं पर आधारित होता है, इसलिए सब चाहेंगे कि इसका जो परिणाम हो वो विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हो, विश्वसनीय एवं प्रामाणिक हो। इसलिए इसका जो है रिसर्च डिज़ाइन का निम्नलिखित उद्देश्य होता है। सबसे पहला है अवलोकन एवं विश्लेषण। पहला, अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए आवश्यक आधार प्रदान करना। है ना। तो जो शोध प्ररचना है, रिसर्च डिज़ाइन है, वो अवलोकन यानी जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, उसके लिए वो क्या प्रदान करता है? आधार प्रदान करता है। क्योंकि शोध प्ररचना क्या है? एक रूपरेखा है ना। हम पहले से सारे चीज़ की रूपरेखा बना लेते हैं ताकि उस सीक्वेंस से हम अपना कार्य कर सकें। तो जो रिसर्च डिज़ाइन का जो उद्देश्य है वो अवलोकन एवं विश्लेषण के लिए जो है आधार प्रदान करना होता है। दूसरा है शोधकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना। शोधकर्ता के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देना। तो रिसर्च डिज़ाइन जो है शोध जो करता है के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देता है। क्योंकि एक शोधकर्ता शोध के लिए जो है पूरी रूपरेखा तैयार कर लेता है ना। उनको क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार जो है करना है, तो ये सारा चीज़ उसका एक क्या होता है? प्रश्न होता है। फिर उस सीक्वेंस में फिर उस प्रश्नों का क्या करता है शोध प्ररचना? स्पष्ट उत्तर देता है। नेक्स्ट है शोध में परिकल्पना के आधार पर विभिन्न कारकों के प्रसरण पर नियंत्रण रखना। क्योंकि शोध में जो परिकल्पना है उसके आधार पर ही रिसर्च डिज़ाइन तैयार किया जाता है, ताकि हम जो है अनुकूल आंकड़ों का संकलन कर सके, विश्लेषण कर सके, परीक्षण कर सके, फिर हमें एक विश्वसनीय एवं प्रामाणिक परिणाम प्राप्त हो, है ना। तो शोध में जो परिकल्पना होता है उसके आधार पर ही रिसर्च डिज़ाइन जो है तैयार किया जाता है ना। और उस पर नियंत्रण रखना रिसर्च डिज़ाइन का क्या है? कार्य
है। नेक्स्ट है शोध कार्य में सहायता करना। शोध कार्य में सहायता करना। तो रिसर्च डिज़ाइन शोध कार्य में सहायता पहुंचाता है ना, उनके कार्य को सफल बनाता है ना, क्योंकि रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से ही हम अपने लक्ष्यों को जो है क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, है ना, प्राप्त करते हैं। क्योंकि अगर किसी शोध में रिसर्च डिज़ाइन ना हो, एक रूपरेखा ना हो, तो वह सफल नहीं बन पाएगा, है ना। क्योंकि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है हमको कैसे पता रहेगा जब हम शोध कार्य कर रहे हैं, है ना। हम एक रूपरेखा तैयार करेंगे कि हमें ये करना है, समस्या का चयन करना है, फिर जो है हमें अपने डाटा संकलन करना है, विश्लेषण करना है, जनरलाइजेशन करना है। तो ये सारा चीज़ जब तक हम एक आउटलाइन नहीं बनाएंगे, रूपरेखा नहीं बनाएंगे, तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये रिसर्च डिज़ाइन के उद्देश्य है। अब महत्व, क्योंकि उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो है कुछ बातें महत्व होती है ना। तो महत्व, रिसर्च डिज़ाइन के महत्व, तो सबसे पहला है शोध की समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान। शोध की समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान। तो जो शोध की समस्या है ना, उसका स्पष्ट ज्ञान किसके माध्यम से, रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से एक शोधकर्ता को होता है ना, कि हमें ये जो समस्या क्या है उसका समाधान कैसे करना है। तो ये रिसर्च डिज़ाइन का जो है शोध प्ररचना का एक महत्वपूर्ण कार्य है कि ये शोधकर्ता को बतलाता है कि समस्या है और समस्या का जो है समाधान कैसे करना है। तो शोधकर्ता को जो है समस्या का स्पष्ट एवं विस्तृत ज्ञान होता है। फिर है अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी। अध्ययन के विशिष्ट उद्देश्यों की स्पष्ट जानकारी। अब शोध प्ररचना रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से जो शोधकर्ता के उद्देश्य हैं, है ना, उसका अध्ययन हम स्पष्ट रूप से कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला हमारा जो है उद्देश्य रहता है, उसकी पूर्ति के लिए जो है हम परिकल्पना के आधार पर क्या करते हैं, एक शोध प्ररचना रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं। अब रूपरेखा बना लेते हैं कि उस उद्देश्यों की प्राप्ति हम कैसे करें। तो रिसर्च डिज़ाइन के माध्यम से हम जो है ना, जब हम अध्ययन करते हैं, किसी टॉपिक को लेते हैं, किसी समस्या का चयन करते हैं, तो उसमें जो उद्देश्य होते हैं वो स्पष्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है समंकों के संकलन की विभिन्न विधियों की स्पष्ट जानकारी। समंकों के संकलन की स्पष्ट जानकारी। इसमें क्या होता है कि रिसर्च डिज़ाइन जो है समंकों के संकलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये एक रूपरेखा होता है कि हम कैसे क्या करें, कैसे करेंगे, है ना। हम डाटा कलेक्शन करेंगे तो डाटा कलेक्शन में कौन से पद्धति का उपयोग करेंगे, है ना। हम प्राइमरी डाटा लेंगे या सेकेंडरी डाटा लेंगे, है ना। तो प्राइमरी डाटा हमें कहाँ से प्राप्त होगी, सेकेंडरी डाटा हमें कहाँ से प्राप्त होगी। तो इस तरीके से जो हम डाटा का संकलन करते हैं तो हमें जो है स्पष्ट हो जाता है कि हम क्या उसमें पद्धति का क्या करें, यूज़ करें, कौन सी विधि का यूज़ करें, यहाँ पे कौन से मेथड का जो है
उपयोग करें ताकि हमें सरल हो, अपने कार्य में जो है सरलता हो, है ना। तो ये इसके लिए भी महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है समंकों के संकलन एवं संशोधन हेतु सुव्यवस्थित योजना का उपलब्ध होना। समंकों के संकलन की विभिन्न संशोधन हेतु सुव्यवस्थित योजना का उपलब्ध होना। अब देखिए, जब हमने डाटा कलेक्शन कर लिया, अब डाटा कलेक्शन कर लिए तो फिर उसमें संशोधन करना है, क्योंकि हम हाइपोथेसिस, हमारी परिकल्पना के आधार पर हम रिसर्च डिज़ाइन तैयार करते हैं, है ना। अब हमने डाटा कलेक्ट कर लिया बहुत सारे मेथड का उपयोग करके, अब उसमें संशोधन करना है। तो संशोधन कैसे करना है, तो इसके लिए जो है टी टेस्ट, एब टेस्ट जो है एनालिटिकल, है ना, स्टैटिक्स एनालिटिकल्स का प्रयोग करते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण किया जाता है ना। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है समंकों के विश्लेषण हेतु समंकों के विश्लेषण हेतु सुव्यवस्थित योजना। अब देखिए, समंकों का जो है संशोधन हो गया। अब उसका विश्लेषण करने के लिए जो है हम पाई चार्ट का, है ना, उपयोग करेंगे। कौन से चार्ट का उसका जो है उपयोग करेंगे, बार डायग्राम का उपयोग करेंगे। तो ये सब चीज़ जो है रिसर्च डिज़ाइन में हम सारी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम अपने कार्य को करेंगे, उसमें डाटा संकलन करेंगे, तो किस प्रकार से जो है मेथड का यूज़ करेंगे, उसमें समंकों का संशोधन किस प्रकार किया जाएगा, फिर एनालिसिस का क्या प्रोसेस होगा, किस टाइप से हम एनालिसिस करेंगे। तो ये सारी जानकारी जो है हम एक रूपरेखा के माध्यम से तैयार कर लेते हैं, है ना। तो समंकों के विश्लेषण हेतु जो सुव्यवस्थित योजना तैयार करने में रिसर्च डिज़ाइन जो है हमारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है शोध प्ररचना के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिसर्च डिज़ाइन। तो देखिए, सामान्यतः सभी शोधों का एक ही जो है उद्देश्य होता है, ज्ञान की प्राप्ति। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति विभिन्न प्रकार से किया जा सकता है, और उसी अनुसार शोध प्ररचना का रूप भी अलग अलग हो सकता है। इसमें जो है सी विलियम्स एमोरिया के अनुसार शोध प्ररचना के विभिन्न तरीकों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहला है अन्वेषणात्मक बनाम औपचारिक। दूसरा है वैयक्तिक बनाम सांख्यिकी। तीसरा है क्षेत्र बनाम प्रयोगशाला। बनाम सिम्युलेशन। चौथा है एक बार बनाम दीर्घकालीन।
फिर पांचवा है अवलोकनात्मक बनाम सर्वे। प्रयोगात्मक बनाम एक्स पोस्ट फैक्टो। सातवां है वर्णनात्मक बनाम आकस्मिक। तो इस प्रकार अलग अलग जो है परिभाषियों ने अलग अलग टाइप्स बताए हैं। सी विलियम्स एमोर्स ने कहा है अन्वेषणात्मक बनाम औपचारिक, वैयक्तिक बनाम सांख्यिकीय, क्षेत्र बनाम साला बनाम सैमुअल्सन, एक बार बनाम दीर्घकालीन, अवलोकनात्मक बनाम सर्वे, प्रयोगात्मक बनाम एक्स पोस्ट फैक्टो, वर्णनात्मक बनाम आकस्मिक। तो शोध विषय क्षेत्रों में समग्र अध्ययन हेतु अन्वेषणात्मक शोध उपयुक्त होता है। जहाँ पर विकसित समंक सीमित होते हैं, है ना, जहाँ पर जो है समंक सीमित होते हैं वहाँ पे जो है अन्वेषणात्मक शोध उपयुक्त होता है। अन्य अधिकांश अध्ययनों में यह परियोजना की प्रथम अवस्था है और शोधकर्ता तथा अध्ययन के लक्ष्यानुसार प्रयोग की जाती है। अन्वेषण का उद्देश्य परीक्षण के स्थान पर परिकल्पनाओं का विकास करना है। औपचारिक अध्ययन वे हैं जिनमें वास्तविक संरचना तथा विशिष्ट परिकल्पनाओं के साथ परीक्षण किया जाता है या शोध प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। व्याख्यात्मक अध्ययन वे हैं जिनका प्रयोग समग्र के साथ प्राकृतिक घटनाओं की व्याख्या में किया जाता है या समग्र के अनुपात का अनुमान लगाया जाता है जिनकी निश्चित विशेषताएं होती हैं। आकस्मिक अध्ययन यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि एक चल यानी वेरिएबल का अन्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा या क्यों निश्चित शर्तों पर स्थिति क्या होगी, है ना। तो इसमें रोनाल्ड आर गेट्स ने गेस्ट ने शोध संरचना को निम्न प्रकार जो है वर्गीकृत किया है ना। पहला है शोध को जो मुख्यतः गौण समंकों के द्वारा विकसित किया गया है यानी सेकेंडरी, है ना, द्वितीयक के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? द्वितीयक समंक के द्वारा। इनमें सम्मिलित है आंतरिक समंक और बाह्य समंक। आंतरिक समंक और बाह्य समंक। फिर आंतरिक समंक और बाह्य समंक द्वितीयक जो है ना, जो हमारा द्वितीयक समंक वो होता है जो ऑलरेडी स्थापित रहता है, जिसमें हमें जो है ढूंढना नहीं पड़ता है, वो पहले से ही विद्यमान रहती है। जैसे अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर में, है ना, और शिलालेख में, ये सारे चीज़ों में, लाइब्रेरी में, ये सारे चीज़ों में जो है पहले से विद्यमान रहती है, जिसका डेटा हम जो है सीधा उठा के जो है कलेक्ट करते हैं, तो वो द्वितीयक डेटा कलेक्शन कहते हैं। अब शोध प्ररचना की प्राथमिक समंक, ये तो द्वितीयक समंक हो गया। अब दूसरा क्या है? प्राथमिक समंक। तो प्राथमिक समंक के अंतर्गत आता है सबसे पहले प्रत्यक्ष सर्वे। प्रत्यक्ष सर्वे, है ना। तो प्राथमिक समंक में हम जो है जाके
है ना, उस जगह जाके जानकारी प्राप्त करते हैं तो वो क्या कहलाता है, प्राथमिक समंग। तो सबसे पहला इसमें प्रत्यक्ष सर्वे, यानी हम सर्वे करके पूछताछ करके लोगों को जानकारी प्राप्त करते हैं कि अगर हम कोई हमारा जो है कोई टॉपिक है ना, उस पर जो है उस जगह पे जाके या उससे संबंधित लोगों से पूछताछ करके हम जो है क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, सर्वे, है ना। सर्वे करके गणना करके जो है हम लोगों से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरा है अवलोकन सर्वे। अवलोकन सर्वे, अब ऑब्जर्वेशन करके घूम घाम के जो है हम सर्वे करते हैं, है ना। ये प्रत्यक्ष सर्वे, लोगों से जो है मिलकर हम प्रत्यक्ष सर्वे करते हैं। अब अवलोकन, हम खुद जो है पूरे जगह में घूमते हैं, ठीक है, और उसके बाद सर्वे करते हैं। प्रयोगात्मक सर्वे, प्रयोगात्मक सर्वे, तो प्रयोगात्मक सर्वे के अंतर्गत जो है निम्नलिखित शामिल है। पहला है पूर्व प्रयोगात्मक पद्धति, फिर है तथ्यात्मक डिज़ाइन, तथ्यात्मक डिज़ाइन, फिर है लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, है ना। अब उसके बाद हमारा चौथा है क्षेत्र प्रयोग, फिर है प्रयोगशाला परीक्षण, प्रयोगशाला परीक्षण। अब डेल लिटरल के अनुसार, तो पहला है अन्वेषणात्मक शोध संरचना, वर्णनात्मक शोध संरचना, व्याख्यात्मक शोध संरचना, विधेयात्मक, शोध संरचना। तो ये तो हो गए आपके जो है अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे आपके जो है किसके अनुसार, रोनाल्ड आर गिट के अनुसार है आंतरिक और द्वितीयक समंग, मतलब आंतरिक और बाह्य समंग, ठीक है। मतलब द्वितीयक के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य है। फिर प्राथमिक में आपका प्रत्यक्ष सर्वे है, अवलोकन सर्वे है, प्रयोगात्मक सर्वे जिसके अंतर्गत आपको पूर्व प्रयोगात्मक पद्धति, तथ्यात्मक डिज़ाइन, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, फिर क्षेत्र प्रयोग, प्रयोगशाला परीक्षण, डेल लिटरल के अनुसार अन्वेषणात्मक शोध संरचना, वर्णनात्मक शोध संरचना, व्याख्यात्मक शोध संरचना, विधेयात्मक शोध संरचना। तो इन सारे जो है प्रकारों का प्रयोग जो है रिसर्च डिज़ाइन के लिए किया जाता